माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम आज एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और दूसरे वो भी एक ऐसे शख्सियत है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हम आपको उनके साथ रूबरू कराएंगे। कुछ सवाल रहेंगे आपके, जवाब देंगे आमदार, और कुछ सवाल रहेंगे आपके और जवाब देंगे आमदार। चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी 1, 2 साल, 10 साल, 5 साल नहीं, बल्कि जब से इनको होश आया, जब से राजनीति में है और आदिवासी समाज से है, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ताउम्र जिसे कहते हैं हम, वो अपनी जिंदगी पूरी यानी 35 से 40 साल तक लोगों की सेवा में लगाए। और इनका कहना है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, चाहे मुझे पद मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। ये वो शख्सियत है आमदार भीमराव जी राम जी केराम। इन्होंने ये 2 बड़े बड़े शहरों में राज कर रहे हैं और आज से नहीं, कई सालों से राज कर रहे हैं और अपनी राजनीति बता रहे हैं कि राजनीति किसे कहते हैं, लोगों की सेवा किसे कहते हैं, ये इन्होंने बताया। और आज भी वो ओहदे पर टिके हुए हैं और अभी भी आमदार है और आगे चाहे तो वो भी आमदार रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना। आके हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए आपका आमदार कैसा है। तो लोगों के मन में ऐसा है कि हमारे सिर्फ माहौर या किन्नौर तालुके में नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में केराम जैसा आमदार चाहिए। क्या बात है, लोगों की चाहत क्यों इतनी बढ़ रही है इनके बारे में? क्योंकि लोग तो जानते हैं, लोग तो हर एक जानता है यहाँ पर चिनवट और माऊ क्षेत्र में, और ये मराठवाड़ा है और मराठवाड़े में ये जो आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है और उनमें भी सहयोग है। सब कार्यक्रम में जाते हैं, सबके साथ मोहब्बत से रहते हैं और पूरी जिंदगी मोहब्बत से लगाए हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे एक सवाल पूछेंगे कि आपकी राजनीति कब से शुरू हुई और कहां पर खत्म होने वाली है, ये भी सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल रहेंगे आपके, जवाब देंगे आमदार। दर्शकों, वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जब से होश संभाले तब से ही लोगों की सेवा में लगा चुके हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आपका सफर कब से शुरू हुआ और अब सफर कहाँ पर खत्म होने वाला है? वैसा तो सफर कहाँ खत्म होने वाला ये तो आज नहीं बोल सकते। 1978 में मराठवाड़ा में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ, उससे खाली मराठवाड़ा भूमि पे जो आंदोलन हुआ था, ये संबंध महाराष्ट्र में उसके सामाजिक दृष्टिकोण से वो आंदोलन को बहुत महत्व था। उसकी वजह ये थी कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उनका नाम, जिन्होंने मराठवाड़ा विद्यापीठ जिसका फाउंडेशन की स्थापना किया, उस विद्यापीठ को उनका नाम देना, इसके लिए वो आंदोलन चला 1978 से लेकर 94 तक। तो 1978 के पीरियड में, उसके पहले 1981 से के पीरियड से तो 78 से 81 तक हम स्टूडेंट बोल के काम करते थे, छोटे मोटे इसमें से। और 78 के पीरियड से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए, इस आंदोलन में भारतीय दलित प्रांत के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में खड़ा हुआ। जब से सोशल वर्कर बोल के, जब पॉलिटिकल कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, तो ये काम को शुरुआत किए। उसके बाद 1990 में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव घोषित हुए। अब मेरे साथ काम करने वाले सहयोगी, मेरे कार्यकर्ते, इन सभी लोगों की मंशा थी कि आप चुनाव लड़ना चाहिए। मैं बोला, भाई चुनाव लड़ना तो आपने कौन सी पार्टी से टिकट मिलेगा? बचपन से हम फुले शाह अम्बेडकरी विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ते होने से ना कांग्रेस वाला हमको टिकट देता, अब जिस पार्टी से मैं विधायक हूँ वो बीजेपी वाले टिकट देते, ऐसी हालत तो है ही नहीं थी। तो भी उसी हालत में जब भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापन किया था, उस रिपब्लिकन पार्टी का उसी पीरियड में यहाँ पे एक शाखा गठित हुई थी। उस बैनर के नीचे मेरा जो गांव चिखली है, वो बोदड़ी मतदार संघ में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। बहुत सारे वोटों से मैं जिला परिषद चुनाव को जीत के आया।
1990 से 93 तक तकरीबन 18-19 महीने जिला परिषद सदस्य था। तुरंत हमारे यहाँ के जो विधायक थे कॉमरेड सुभाष यादव, उनका दिक्कत निधन होने से बाई इलेक्शन हुआ। फिर बाद में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का सबकी इच्छा हो गई कि अपन विधानसभा क्यों नहीं लड़े। मैंने 1993 में बाई इलेक्शन किन्नौर से लड़ा। उस पीरियड में एक आश्चर्य की बात है, अपने माध्यम से कहने को उनको हर्ष इस बात की हो रही जिनके खिलाफ में मैं चुनाव एक ऐसे शख्स थे इस किन्नौर माहौल के, उनके पूरे जीवन में 37 साल समाजकारण राजकारण के पितामह। किन्नौर माहौल विधानसभा के क्षेत्र के 4 बार विधायक रहे और ये हिंगोली मतदार संघ के 3 बार उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर रहे। वो मेरे सामने के प्रत्यक्ष उम्मीदवार थे। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, अभी मेरे जो मार्गदर्शक नेता है डीबी पटेल, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और मेरी पार्टी अननोन थी। जब भी मैं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद वो भारी बहुजन महासंघ का एक बैनर मेरे को लग गया। हालांकि ऐसा नहीं है, एबी फॉर्म जो मेरा है तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का था और 1961 से लेकर 1993 तक भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का कोई विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्याई से मैं मेरी उम्र के 29 साल में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का नीला झंडा लेकर पहला किन्नौर माहौल मतदार संघ से विधायक बन चुका। इस ढंग से मेरा राजकीय प्रवास यहाँ पे शुरू हुआ। वो भी मेरे को 17-18 महीने का पीरियड था। उसके बाद थोड़ा सा अदला बदल होती गई या इस मतदार संघ के डेवलपमेंट के बारे में या कुछ पार्टी के अंतर्गत थोड़े से मतभेद होने से दूसरे पार्टी में थोड़े से जाना पड़ा। कांग्रेस ज्वाइन हुआ। कांग्रेस वालों ने वही काम किया, क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी का कोई भी आदमी एक तो उनको वोट के लिए चलता, मगर लीडरशिप या उनका नेतृत्व वो लोगों को कभी भी कतई मान्य नहीं होता। अभी जब सुन रहा था मैं सुशील कुमार शिंदे को यहाँ पे, इसका मतलब ये है पार्टी उनके काम के लिए मुझे वापर लिए मगर कभी टिकट नहीं दी। मगर और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अपन चुनाव लड़ना। ऐसा कंस्टिट्यूशन में 5-6 विधानसभा में चुनाव अपक्ष यहाँ पे लड़ते रहा। कभी 1200, कभी 1800, कभी 2600, कभी 5000 ऐसे वोटों से मैं गिरा। दूसरे क्रमांक के मत में 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी की बैनर से चुनाव लड़ा। उस पीरियड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे गिराने का काम किया। मगर 2019 अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मंशा नहीं था, मगर हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी मेरी मुलाकात हुई और मैं कुछ टिकट भी नहीं मंगा था। मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ काम करने को तुमको कोई अड़चन है। मैं बोला वैसे तो कोई अड़चन नहीं है। 1-2-3 महीने सोचकर मैंने बताया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। 1 महीना भर के बाद उन्होंने मेरे को बुला के बोल दी आपको किन्नौर विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं जरा अचंभित हो गया। 17, 18, 19 लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, इच्छुक थे, टिकट के दावेदार थे और मुझे टिकट दे मैं चुनाव लड़ा। एक बड़ी हस्ती बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कैसा है किन्नौर और माहौल में बंजारा अगेंस्ट आदिवासी, ऐसी ये 2 मेजर कास्ट है। ये मेजर कास्ट के टकराव में जो अदर कास्ट के जो समाज लोग जिस कार्यकर्ता वर्कर के नाते उसको जो फेवर करेंगे वो चुनाव यहाँ पे ऑलरेडी जीत सकता है, ऐसा का हालत है। तो 15 साल से यहाँ पे राष्ट्रवादी के हमारे प्रदीप नायक, जिनसे मैं चुनाव लड़ते रहा, उन्होंने एक विरोध में खड़े थे। मुझे लगा 1900 में भी जो 2009 में जो हुआ वही हालात 2019 में होने की चांसेस थे। जिन्होंने टिकट तो मुझे दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की कि मैं ये चुनाव दोबारा यहाँ पे हारना चाहिए, क्योंकि किन्नौर मतदार संघ की हालत ऐसी है, ट्राइबल लोगों के यहाँ के
स्टेट लेवल के होंगे या सेंट्रल लेवल के होंगे, ये डेवलपमेंट के लिए आने वाली जो निधि है यहाँ के लोगों को उसकी अपेक्षा है, मगर यहाँ के लोगों को उनका लीडरशिप मानने ऐसी हालत है। और उसमें मैं अग्रेसर होने से वो तो लोगों को मानने से नहीं होना। तो भी यहाँ पे हालांकि मैं तुमको गर्व से ये कहूँगा कि किलवट माहौल एक ऐसा मतदार संघ यहाँ पे 40% से ज़्यादा मेरे मुस्लिम समाज के लोगों में बीजेपी का कैंडिडेट रहने के बाद भी मेरे साथ वोटिंग है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 19,000 वोट से ये चुनाव जीत लिया। 24 साल के बाद दोबारा मैं इस भाग का विधायक बल के नेतृत्व कर रहा हूँ। दुर्भाग्य ये है, चुन के आने के बाद सवा दो साल तो कोरोना के देश भर की जो हालत थी वो तो किलवट माहौल मतदार संघ की बुरी हालत है। ऐसे हालात में मेरे अधिकार का वापर करके आरोग्य विभाग के माध्यम से जो भी अपने को करना आवश्यक था, जिस लोगों को कोरोना हुआ या कोई कोरोना से बाधित हुए जो पेशेंट है वो लोगों को भी बचाना जरूरी है। मतदार संघ में बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं यहाँ के कि जो कुछ भी यहाँ पे आरोग्य के बारे में कुछ सुविधा नहीं है, वो लोगों को तुरंत मिलना चाहिए। इस ढंग से हमने बहुत सारा यहाँ पे प्रयत्न किया, उसमें हमको सफलता भी मिली। मेरे पूरे मतदार संघ में 17 प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। 17 के 17 जगह पे मैंने एम्बुलेंस यहाँ पे उपलब्ध करा दी। किलवट में पहली बार ऐसा हुआ, कोरोना लागत होने के पहले यहाँ पे 10 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का प्लांट, माहौर में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का प्लांट ये हमने खड़े किए। इसलिए 95% से ज़्यादा जो कोरोना बाधित जो पेशेंट है ये लोगों को हम हमारे जगह पे यहाँ पे हम बचा सके। बहुत कम पेशेंट यहाँ पे बाधित होके उनको हम बचा नहीं सके, उसका हमको दुख है। इस ढंग से अब छोटे मोटे जो रास्ते का प्रश्न है, पानी का प्रश्न है, दीवा बत्ती का प्रश्न है, तो रेगुलर वक्त तो रूटीन वर्क चालू है। अभी सवेरे की बात है कि अभी मेरे यहाँ पे 100 पार्ट का मैं बड़ा एक हॉस्पिटल बना, वो तो सेवल तो गए साल में मेरा हॉस्पिटल होना जरूरी था। दुर्भाग्य यह है कि ये महाराष्ट्र में हमारा सरकार नहीं है। मेरी मंजूर हुए तो 100 काट का जो हॉस्पिटल है वो भोकर को चलेगा। अब वो भोकर में भूमि पूजन होगा। अभी मैंने डिपार्टमेंट से बात किया कि भाई अभी हम अपने पास और 300 करोड़ रुपये है, उसमें एडजस्ट करेंगे, मगर ये इसमें तुमको जरूर देंगे। विरोध करने से क्या ऐसी दिक्कत है। जैसा मेरा वो पुणे का उड़ान पुल है, एक उड़ान पुल में किलवट का वो भोकर में उड़ान पुल हुआ। मेरे किलवट का सीनियर कोर्ट था, मेरा सीनियर कोर्ट भी भोकर चलेगा। ये अड़चन ऐसी है कि किलवट में डेवलपमेंट करने के लिए किलवट नांदेड़ से 150 किलोमीटर दूरी पे है। एक गरीब आदमी को 150 किलोमीटर जाने को यहाँ पे होता नहीं। ऐसे हालात में सभी सुविधा यहाँ पे देने की जनता के आशीर्वाद से हम जितना कोशिश करने का उतना कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जितना हमको संघर्ष होता करना है करते और उसकी यश मिल रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जिस ढंग से वो काम होना है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये अपने माध्यम से बोलने को कोई गैर नहीं है। इस ढंग से हमारा राजकीय प्रवास है। दूसरी बात आप जो बताया कि कब तक से कभी वो तो आपके जो चाहने वाले हैं या विरोधी पक्ष है, चाहने वाले तो नहीं पूछते सर, लेकिन जो विरोधी पक्ष है उनका कहना ऐसा है कि सर कब तक रहेंगे भाई, दूसरों का नंबर कभी आएगा नहीं आएगा, ये सवाल था सर। कैसा है विरोधी, मेरे पास तो जो भी काम करने की जो टीम है, मेरे पास के पूरे जो पार्टी के जो वर्कर होंगे या गैर पार्टी के जो भी जो मानने वाले जो कार्यकर्ता है, ये सोशल एक्टिविटीज में काम करने वाले सोशल कार्यकर्ता, ये कमर्शियल कार्यकर्ता। हमारे जो दोस्त विधायक थे उसके जो टोटल अभी जो 5-25 जो भी कार्यकर्ते उसके इर्द गिर्द घूमने वाले 100% कमर्शियल है। अगर ये बारे में मेरे महाराष्ट्र में अगर सत्ता परिवर्तन होता था, गलती से मैं महाराष्ट्र का ये विधानसभा का विधायक होने के नाते अगर मंत्रिमंडल में रहता था तो वो पूरे के पूरे लोग मेरे से में आते बैठे, अभी भी मेरे पास ही जाके बैठते ऐसा। तो ये वर्कर उनके पे क्या बोलते हैं, पगारी, हाँ, पे वर्कर मेरे पास ऐसे नहीं। तो इसके वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई अभी एक तो 25 साल के बाद ही नहीं विधायक होना, 25 साल के बाद वो कोरोना आने के बाद भी इसका काम चालू है। बीच में भी 3-3.5 महीने में बीमार था तो भी मेरा काम बंद नहीं हुआ। मेरा बच्चा खुद काम देख रहा था ऑफिस से पूरा।
मैं दवाखाने में रहने के बाद भी यहाँ का कोई काम नहीं रुका, दवाखाना से आने के बाद भी मेरा काम चालू है। अभी भी डॉक्टर बोले कि मेरे को 2-3 महीने तुम रेस्ट करना जरूरी है, तो भी मैं एक आधा दिन गैप करता हूँ, दूसरे दिन मैं कंटिन्यू 2-4 प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये गरीब लोगों का, तुम सब लोगों का एक दुआ साथ में होने से हम बच गए ना, ये तो कहाँ से बच गए। और दूसरी बात कैसा है कि हम सोशल वर्कर है, सत्ता मिला क्या सत्ता नहीं मिला क्या हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमसे यहाँ के गरीब लोगों को जो मदद करना चाहिए, उनकी मदद के लिए हमको जो कुछ उनकी डिमांड है हमारे हाथ में है करने का है, तो जरूर उनको मदद करेंगे। इसलिए उनकी इच्छा होंगे कि हम अभी 5 साल के लिए अभी विधायक बन चुके, हो सकता है उनके दिल में आया तो हम जब तक हम है तब तक वो हम साथ में रहेंगे। अब हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी अभी मंशा है ना, अभी इन्हें तो विधायक बन गया है, अभी टिकट मिलने का तो कोई विषय नहीं आता और इसको गिराना भी मुश्किल हो गया है ना, ऐसा तो बोलते रहते। और दूसरी बात कैसा, तुमको ये बताओ तो ये तुम्हारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, परसों में 3-3.5 महीने बीमार गया तो लोगों ने काम तो शुरुआत किया, अरे भाई ये तो वापस तो आने वाला है नहीं है, फिर अभी आपकी संधि चालू है, जैसे मैं वापस काम को शुरुआत उनका काम बंद होगा, ऐसा हालत। तो उनको भी मेरी शुभेच्छा है ना, उन्हें भी काम करना चाहिए, उनका मेरा कोई दुख ये नहीं ना, दुश्मनी है नहीं गिला है, आप अपना काम देखते हैं, काम करते रहते। सर आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर सर आप उन आदिवासी समाज जो आपको अपना नेता मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, वो भी गर्व से रहते हैं कि भाई हमारा भी समाज का एक एमएलए है, विधायक है। तो सर आप ये बताएं कि आप उन आदिवासी समाज के लिए या आपके समाज के लिए उनके लिए क्या विकास करें, उनमें क्या तरक्की आई और ये पहले कैसे थे और आदिवासी समाज अब कैसा है, इनमें क्या अंतर हुआ जब से आप विधायक बने जब से? ये भले मैं आदिवासी जमात में से हूँ, मगर मेरा काम तो आदिवासी से बढ़कर मेरे जमात के लोगों के साथ भी है। मगर इस मतदार संघ में 60% से ज़्यादा ये आदिवासी समाज के लोगों का वास्तव होने के नाते उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, एक सार्वजनिक विकास के जो काम है, वैयक्तिक विकास के जो काम है, उसके लिए हमारे पास, जैसा तुम्हारे तेलंगाना में कुटुंबों में ITDP है, ITDA बोलते हैं, जैसा हमारे पास एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय है, इसके पहले वो ये ऑफिस नांदेड़ में वो आदिवासी विकास कार्यालय, वो ऑफिस हमारे किलोमीटर के लोगों को जाने को लंबा होता था, 150 किलोमीटर हमारे लोग नहीं जाता, और अपने लिए ऑफिस है तो अपने आदिवासी लोगों को मालूम ही नहीं, वो ऑफिस हम किलोमीटर में बनाए यहाँ। अभी वो एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालय यहाँ होने, जिससे भी आदिवासी के संबंध में जो भी डेवलपमेंट की जो भी योजना है, आदिवासी विकास विभाग जो है ना, एक ऑफिस बोलो तो वो प्लानिंग ऑफिस, वो प्लानिंग बोलो तो आर्थिक को प्रोविजन करने का पूरा सबसे बड़ा अगर पार्ट किसका होगा तो आदिवासी विभाग का है। तो आदिवासी लोगों के क्या होना, आदिवासी के लिए अपन क्या करना चाहिए, आदिवासी गांव के लिए किधर से रास्ता लेके जाना है, आदिवासी गांव के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं, आदिवासी लोगों के लिए वहाँ पर रोजगार है कि नहीं, आदिवासी बच्चों के लिए वहाँ एजुकेशन है कि नहीं, आदिवासी के लोगों के लिए वहाँ पे अरवे की सुविधा है कि नहीं, और बहुत सारे दूसरे कुछ योजना है वो अपने आदिवासी लोगों को मिलते कि नहीं, इसका पूरा सुपरविजन करने का काम वो आदिवासी विकास विभाग का है। और ये पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो आदिवासी विभाग, ये उसके माध्यम से कंट्रोल करने से, और अगर थोड़ा भी उसमें से आगे पीछे हुआ तो ये सब समूह साथ में आदिवासी लोगों के साथ में लेके यहाँ से आंदोलन करे, ये संघर्ष करता है, झगड़ता है, तो क्यों मैं इसके साथ में क्यों नहीं रहना। इसलिए 20-25 साल से ये लोग मेरे साथ में, मैं तो उनका कोई नेता नहीं हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे पास आदिवासी बहुत नेता है, इतने नेता है कि वो अभी कर्नाटक में जा रहे, उत्तर प्रदेश में जा रहे, बिहार में जा रहे, वो लाखों लोगों को लाखों की सभा हुए। अब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मगर 25-25 हज़ार तो लोग रहते मेरे कौन से कार्यक्रम में, ऐसा है। मैं उतना दूर कर नहीं हूँ कर्नाटक। क्या ये सब जो सहूलतें आप गिना रही क्या सचमुच के आदिवासियों को मिल रहे ना? अब दूसरी बात कैसा है कि किलवड़ माहौर मतदार संघ के आदिवासी लोगों को ऐसा मत सोचो, ये किलवड़ इसके पहले भी मैं बताया, जैसा दलित मूवमेंट का एक परिवर्तन करने वाला मतदार संघ है, तो जैसे शेड्यूल ट्राइब का भी परिवर्तन करने वाला मतदार संघ, ये रिजर्वेशन मतदार संघ नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए
ये राष्ट्रीय मतदार संघ नहीं है। जैसे तुम्हारा बूथ रिजर्वेशन है, अभी जो है पार्लियामेंट का जो आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है रिजर्वेशन है, ये मेरा सर्वसाधारण मतदार संघ। हाँ, सर्वसाधारण मतदार संघ में जब आदिवासी आदमी जब चुन के आता है, एक बार नहीं 2 बार, तो इसका मतलब है तो वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो काम करे वाले होंगे ना। और कुछ है, हाँ, कुछ ना कुछ काम करे होंगे तो लोग चुन के रहेंगे ना। नहीं तो आदिवासी आदमी को जनरल के मतदार संघ में जनरल के लोग चुन के देना वो तो आदि बात नहीं है, बरोबर है। हाँ, तो ये इससे आप पता लगा सकते कि हमारे गरीब लोगों के लिए कितना आज का हम दावा नहीं कर सकते बहुत सारा काम करे ये लोग, अभी बहुत सारा करना है। और वो हमारे को जितना जमता उतना तो काम करने वाले हमारी नई पीढ़ी में, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो कुछ लोग हैं अभी, तो मेरा जो वार्ता रहेंगे ना तो काम करेंगे लोगों की। माहौल मतदार संघ का पूरा चेहरा मूर्त बदल गया। 155 जो रस्ते हैं आज पूरे शहर की कोई मतदार संघ कौन से भी कोने में नहीं हो रहा। अगर वो देहात के वो परिसर में अगर लोग बोलेंगे कि ये रास्ता किसके पीरियड में हो, तो मेरे को आके पूछना है कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे अभी 25 साल के बाद मैं चुन के आने के बाद, मैं पहले बताया कि 2 साल तो मेरे कोरोना में चले गए। कोरोना में जाने के बावजूद भी कुछ चुपचाप तो नहीं बैठा। आरोग्य के बारे में जितने भी अपने को सुविधा होना था उसके बारे में जो निधि थी तो वो पैसे लाने में मैं कम नहीं गिरा, वो सहूलत देने में रहा। और दूसरी बात की विरोधी पक्ष का आमदार होने के बावजूद भी अभी नांदेड़ जिले में सबसे ज्यादा काम मेरे किलवट माहौल मतदार संघ में किया। और जिन्होंने हमारे मित्र विधायक इसके पहले विरोधी पक्ष में आमदार थे, कुछ भी नहीं था। और यहाँ किलवट माहौल मतदार संघ के लोगों को तो उनकी खुद का जो अधिकार में जो स्थानीय निधि नहीं थी वो निधि भी मालूम नहीं था लोगों को किधर रहता तो क्या निधि थी। मैं तो गई बारी में कोरोना के इसमें मेरे 30% पैसे कपात करने के बाद बचे वाले पैसे में तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से तकरीबन 80-85 गांव में, कोई एक ही ऐसी गांव नहीं 80-85 गांव की जिस गांव में मेरा काम नहीं है। और मैं जिसको काम दिया वो काम कर रहे हो कार्यकर्ता, उसका मैं चाहिए नहीं किया। इसका मतलब मेरे ऊपर आरोप करने के लिए उनको कोई चार्जेस ही नहीं ना, इसलिए वो बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, उसके लिए क्या करने वाले थे। और उससे मैं उसे कुछ गंभीरता से नहीं लेता कुछ बढ़ रही है, तो उसके बारे में आप जो आपके जो चाहने वाले विधायक कैसा है, ये कैसा है, श्रम करने वाले अपने पूरे परिवार के लोग हैं। अभी ये मई महीना अप्रैल के बाद में है, मई महीने में तो तुमको काश्तकारों को तो काम करना चाहिए। जितना भी धूप रहने के बाद उनको खेत में तो काम करना जरूरी है। ऐसे हालात में अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी लगती हैं। धूप की परिस्थिति होने से जो घर से बाहर निकलने के वजह परिस्थिति के साथ साथ थोड़ा सा अपने जो गाइडलाइन है इसके बारे में धूप की कंट्रोल करने के लिए उसका तंत्र पालन अपने लोग करना। दूसरी बात, आज भी कोरोना पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, वो कोरोना का खत्म होने का जो पीरियड है आज भी थोड़ा उसका सिलसिला चालू है। उसकी भी जो गाइडलाइन है वो शासन के होंगे, प्रशासन के, उसका भी अमल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, अपने माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, जितना विश्वास से इस भाग का नेतृत्व करने के लोगों ने इस मतदार संघ के लोगों ने मुझे संदेह दिया, विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को पात्र होने का मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। उनकी जो की अपेक्षा होंगी, उनकी जो आकांक्षा होंगी, उनकी जो मांगे वो पूर्तता करने के लिए मैं प्रयत्न करते रहूँगा, उसमें तो पीछे हटने वाला नहीं। विधायक जी का कहना है कि अभी जो धूप चल रही है बहुत तेजी से 45 से 46 डिग्री सेल्सियस में धूप बढ़ रही है। इसका कहना है कि जो धूपकाले की जो थीम है इसमें जो गवर्नमेंट से गाइडलाइन है और वरिष्ठों से भी पूछा जाए, जो काश्तकार जो है वो काम है उनका वो तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल का ध्यान रखिए, यानी सुबह 6 बजे चले जाए तो 10 बजे तक कर ले, फिर रात में अगर शाम के वक्त चले जाए 5 से 7 बजे तक वो उस वक्त अपनी खेती का काम कर ले। और विधायक जी का कहना है कि अपने सर पर रुमाल लगा ले और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और माहौर और किलवट तालुके के सभी ग्रामवासियों को, सभी जनता को इनका ऐसा मैसेज है। और इनका कहना ये भी है कि अभी कोरोना निपटा नहीं है पूरी तरह से, कोरोना जो वायरस है कोविड-19 वो अभी तक पूरा निपटा नहीं है, उसका भी ध्यान रखें, 2 गज दूरी का भी ध्यान रखें, सैनिटाइजर से हाथ भी अपने सफाई का भी ध्यान रखें और
भीड़ भाड़ जगह पे जाना थोड़ा कम करें, ऐसा विधायक जी का कहना है। और इनका कहना हम आपको बता दें कि ये जो विधायक है, जो जिनका नाम है भीमराव जी रामजी केराम, इन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी सेवा में। और इनका कहना है कि मैं अपनी जो भी बची कुछ जिंदगी है वो मैं लोगों की सेवा में लगाता रहूंगा। धन्यवाद सर, आप माय माउली से जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है सर। आप जैसे नेता लोगों से, आप जैसे विधायक से मिलकर बहुत कुछ